गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हमारे टॉपिक भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों में से एक राजनीति का अपराधीकरण, जिसमें हम अंतिम टॉपिक रूप में ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछली कक्षाओं में देखा कि राजनीतिक अपराधीकरण क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं तथा उसके कारण क्या क्या है। अब ये सब कुछ देखने के बाद आज हम देखेंगे कि इन समस्या, इस चुनौती के समाधान अर्थात इस अपराधीकरण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं जो बेहद जरूरी हैं और समय के साथ उपयुक्त हैं। ऐसे क्या क्या स्थिति में सुधार हेतु उपाय किए जा सकते हैं, उन सभी का आज हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। देखिए, प्रश्न ये है कि राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ता ही क्यों चला जा रहा है। आज की परिस्थितियों में ये तो समझा जाता है कि राजनीति के अपराधीकरण की स्थिति पूर्णतः अंत संभव नहीं है। ये बात स्पष्ट है कि पूरी तरह तो समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये समस्या है कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे नियंत्रित करना, स्थिति में सुधार कर पाना, ये तो हमारे हाथों में है कि जिस प्रकार से बढ़ रहा है उस प्रकार से तो न बढ़ने दें, कुछ हद तक इसको रोका जा सकता है, स्थिति में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए वो आज हम समझेंगे। देखिए, अपराधीकरण के संबंध में स्थिति में सुधार करना एक बड़ा कार्य है, कठिन भी है, जटिल भी है। कई दिशाओं में एक साथ कार्रवाई की मांग करता है। संसद और राज्य विधानसभाओं में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर देने से अपराधीकरण के बढ़ते चरणों को आघात पहुंचाना संभव नहीं होता। इसके लिए ठोस राजनीतिक इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है, जो आवश्यकता भी है, जरूरत भी है। यह तथ्य है कि भारत में चाहे जिस राजनीतिक दल की सरकार रही हो, उनका नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया हो, इस प्रकार की संकल्प शक्ति का अभाव और नितांत अभाव रहा है कि इस प्रकार से किसी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इस राजनीति में अपराधीकरण का जो बढ़ावा हो रहा है इसको रोका जा सके। ठीक है, तो मतलब ये संकल्प शक्ति का जो अभाव है, इसका परिचय एक से अधिक बार तब के विविध रूपों में हमको देखने को मिलता है। आप देखिए, जैसे दिसंबर 1992 में जब अयोध्या का जो घटना चक्र हुआ, फिर उसके बाद में बम्बई में जो बम विस्फोट हुए, भारी तनाव की स्थितियों में राजनीतिक अपराधीकरण को व्यापक चिंता की गई। सबने कहा कि ये बहुत क्या हो रहा है सब कुछ। तो उस समय भारत सरकार के तत्कालीन गृह सचिव NN वोहरा ने एक कमेटी गठित की उनके नेतृत्व में, और फिर उन्होंने देखा, इस कमेटी का गठन करने के बाद जो निष्कर्ष निकला कि अपराधियों, राजनीतिज्ञों और सरकारी अधिकारियों के बीच की साठगांठ जबरदस्त तरीके की हो रही है। ठीक है, किसने? अपराधी, राजनीतिज्ञ और पुलिस अधिकारी, मतलब जो भी सरकारी के उच्च जो भी अधिकारी हैं, तीनों की साठगांठ है, तभी तो अपराध बढ़ रहा है। लेकिन जब ये रिपोर्ट वास्तव में दिखाई गई तो सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया। सोचो आप, क्यों नहीं किया? किससे डर रहे थे? किसका डर था? लेकिन नहीं किया। 1993 में की गई इस रिपोर्ट में अपराधी तत्वों के साथ राजनीतिज्ञों की साठगांठ की विस्तार से चर्चा हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार 1993 में बम्बई में जो बम विस्फोट हुए, जिसमें अनेक व्यक्तियों के प्राण गए, कुछ अरब रुपयों की सरकारी संपत्ति नष्ट हुई, उसके पीछे माफिया, सरदारों और बड़े अपराधियों और कुछ राजनीतिज्ञों और सरकारी अफसरों का हाथ था। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ राज्यों, विशेषकर बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भयंकर अपराधियों को, राजनीतिक और अफसरों को संरक्षण प्राप्त है। अगर ये सब राजनीतिज्ञ और अधिकारियों का संरक्षण नहीं हो तो इनकी क्या मजाल है कि ये अपराध कर लें। घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचें कि शाम को जिंदा लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। लेकिन संरक्षण प्राप्त होता है, किसी प्रकार उन ऊपर कोई दिक्कत नहीं, उन ऊपर हाथ होते बड़े बड़े नेताओं के, और अपराध करते जाते हैं, वो भी कमाते हैं, उनको भी कमा के देते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत एक विकट, लोकतंत्र के लिए विकट समस्या बनी हुई है। अब रिपोर्ट में ये भी बताया था कि देश में तस्करी का धंधा भी इन अपराधियों, राजनीतिक और अफसरों की साठगांठ के तहत फल फूल रहा है। वोहरा समिति की ये जो रिपोर्ट थी, अति संक्षिप्त रूप में अगस्त 1995 में संसद में रखी गई, जब बहुत ही जबरदस्त हंगामा हुआ। तब विशेष रूप से रपट के वो अंश संसद में नहीं रखे गए जिनके आधार पर इस समिति ने निष्कर्ष निकाला था कि अपराधियों, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के बीच गहरी साठगांठ है।
वोहरा समिति ने एक ऐसी सर्वाधिकार प्राप्त एजेंसी गठित करने का सुझाव दिया था जो बिगड़ती हुई स्थिति को नियंत्रित कर सके। फिर नरसिम्हा राव सरकार ने दूसरे जो उनके गृह सचिव थे के पद्मानाभन की अध्यक्षता में आवश्यक कार्रवाई के लिए एक समिति नियुक्त की, लेकिन इस समिति या एजेंसी द्वारा की गई या सुझाई की किसी कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। चूँकि वोहरा समिति की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, इसलिए 3 अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायाधीश A.M. अहमदी, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे तत्कालीन समय में, इन्होंने निर्णय दिया कि वोहरा समिति द्वारा दिए गए तथ्यों की कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक सर्वाधिकार संपन्न आयोग गठित किया जाए और इस आयोग के सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हो सकते हैं और यह आयोग अपराधियों व राजनीतिक सांठगांठ के मामले की जांच पड़ताल भी करता रहे। प्रधानमंत्री के अनुशासन पर राष्ट्रपति को इस शक्तिमान और स्वतंत्र आयोग को गठित करना था और इस संदर्भ में सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी नहीं की गई। इतना सुझाव देने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। तो राजनीतिक अपराधीकरण के सामने बहुत ही स्थिति गंभीर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि स्थिति में सुधार नहीं कर पाए। अपराधीकरण को नियंत्रित कर पाना संभव ही न हो, ऐसा भी नहीं है। निश्चित रूप से ऐसा किया जा सकता है कि इसको रोका जाए। आवश्यकता इस बात की है इस समय देश का अभियान, विशेषकर राजनीतिक अभियान ऐसा करने के लिए संकल्प धारण करें और सभी दिशाओं को एक साथ कठोर कदम उठाएं कि हमें इसके लिए कुछ कठोर कदम उठाकर इसको काफ़ी नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए भारत में अगर देखा जाए कि राजनीतिक जो अपराधीकरण बढ़ा है, उसमें राजनीति के अपराधी और उच्च अधिकारियों का पूरी उत्तरी सांठगांठ है। यह इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो देखिए, कोई केवल एक स्तर से समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है, सभी स्तर पे सभी आयामों से समाधान ढूंढने होंगे, तभी इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। तो एक एक करके हम सब समझते हैं। देखो, पहला है कि आपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति को चुनाव लड़ने से पहले ही कानूनी रोक की व्यवस्था कि जो भी अपराध जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको चुनाव लड़ने से बिल्कुल वंचित कर दिया जाए। वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। जब चुनाव नहीं लड़ें तो राजनीति में घुसेंगे कैसे, राजनीति को दूषित कैसे करेंगे, राजनीति को मलिन कैसे करेंगे? उनको हमारी पवित्र विधायी संस्थाओं में आने से पहले ही रोक देना। समझे आप? जिस प्रकार से पानी में से जो कचरा होता है उसको साफ करते हैं, उसी प्रकार से उनको राजनीति में हमारी विधायी संस्थाओं में प्रवेश होने से रोक दिया जाए, उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए। तो देखो, इसके लिए क्या है कि वर्तमान समय में व्यवस्था ये है कि केवल सजा याफ्ता व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वे सभी व्यक्ति जिनके विरुद्ध न्यायालयों में आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, जो हिस्ट्री सीटर, यानी हिस्ट्री सीटर उसे कहते हैं जो पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अनुसार अत्यंत गंभीर अपराधी है, उसको हिस्ट्री सीटर कहते हैं। समझे आप? वे सभी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं हिस्ट्री सीटर के अलावा। मार्क्स देखिए, मतलब आप समझो कि जिनको बहुत बड़ी सजा हो चुकी है, तो सजा हो चुकी है वो नहीं लड़ पा रहे हैं, शेष जो हैं वो लगभग सभी चुनाव लड़ रहे हैं। जिनको आप कुछ भी कैसे भी मुकदमे हैं, सजा नहीं मिल रही है, मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन चुनाव वो लड़ सकते हैं। व्यवहारिक स्थिति यह है कि जिला न्यायालय उससे निचले स्तर के किसी भी न्यायालय द्वारा जब व्यक्ति को आपराधिक मामले में सजा सुनाई जाती है, तब वह व्यक्ति उस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करता है और निचली अदालत द्वारा दी गई सजा का स्थगन आदेश प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा का सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं। साधन संपन्न और बड़े अपराधी के लिए वह सब कुछ प्रकार कर पाना कठिन नहीं होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने किसी की हत्या की है, अपराध या कुछ भी संगीन अपराध में वो उस पर आरोप है और निचली अदालत ने, जिला न्यायालय ने या और भी उसके अधीनस्थ न्यायालय ने किसी को सजा सुना दी, और सजा सुनाने के बाद में वो क्या करते हैं, वो उससे ऊपरी कोर्ट में, ऊपरी न्यायालय में, जैसे जिला न्यायालय से ऊपर उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में अपील दायर कर लेते हैं और जो सजा है उस पर स्थगन आदेश ले आते हैं। तो जेल जाना नहीं पड़ता है। अब वहाँ पर जो कार्रवाई चलती है 5, 10, 15, 20 साल पता नहीं कब तक, तब तक वो अपने राजनीति में चुनाव लड़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। हाई कोर्ट में भी उनके खिलाफ अगर आगे आ तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इतना लंबा टाइम लगता है, तो फिर वो अपनी जब तक पूरा उनका जीवन ही चला जाता है। तो ये इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो इसमें जो जिनके पास धन है, संपत्ति है, वो आसानी से उनके लिए बहुत ये काम आसान हो जाता है कि वो आगे से आगे अपील करते रहते हैं और राजनीति में घुसते जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है,
अब इस प्रकार स्थिति यह बन गई है कि जब तक न्यायपालिका द्वारा अंतिम रूप से अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ये घोषित न कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति गंभीर अपराधी है, तब तक उसे चुनाव लड़ने और सक्रिय राजनीति में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कह दें कि अगर आप पर इस प्रकार के चार्ज हैं तो भले फैसला आए ना आए, सजा मिले न मिले, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा कुछ उपयुक्त कदम हो ना तो ये सब अपराधी थोड़े बहुत सुधर सकते हैं। पर इस कानूनी स्थिति का माफिया वर्ग पूरा लाभ उठा रहे हैं। व्यवहार में अपराधों को लेकर पुलिस थाने में दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, इसको FIR कहते हैं, से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक यात्रा इतनी लंबी है कि कई बार उसमें 20, 25, 30 वर्ष तक लग जाते हैं। अनेक बार इस अवधि में माफिया सरदार राजनीति में काफ़ी आगे बढ़ जाता है और पुलिस प्रशासन उसके दबदबे में आ जाते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं। माफिया सरदार अपने साधकों, संपर्कों, बाहुबल से विधायक, सांसद, मंत्री बन जाते हैं तथा इन ऊंचे पदों पर पहुंचकर वे जांच को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं और अनेक बार तो मुकदमों को समाप्त करवाने में भी सफल हो जाते हैं कि जो उन पर जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें बरी हो जाते हैं। इसमें आपका तो कोई रोल ही नहीं, बरी हो जाते हैं और बिल्कुल जनता के सामने देखो कि मैं बरी, मुझे किसी प्रकार का दोष नहीं है, मैं अपराध मुक्त हूँ। तो इस प्रकार का जब ये दबाव प्रेशर से क्रिएट होता है तो हर जांच प्रभावित होती है और यूँ कहें कि जो मूल जो उद्देश्य होता है वो उसमें राजनीति में आगे बढ़ पाने का जो उनका उद्देश्य होता है अपराधियों का, वो स्वार्थ सिद्ध हो जाता है और जो बेचारे जो भोले भाले हैं, सीधे हैं, वो देखते ही रह जाते हैं कि ये क्या कर दिया अपराधियों ने। तो उपयुक्त दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक अपराधीकरण रोकने के लिए समय समय पर ये सुझाव दिया जाता रहा है। 1997 में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर बुलाए गए संसद के विशेष अधिवेशन में ये सुझाव दिया था कि कानूनी तौर पर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि अपराधी तत्व चुनाव भी न लड़ सकें। ऐसा कानून बना लेना चाहिए कि जो अपराधी हैं वो चुनाव ही न लड़ पाए। इस प्रश्न में कुछ व्यक्तियों की सोच ये थी कि कानूनी रोक स्थिति का कारगर है, वो जो रोक कानूनी रूप से जो रोक है वो उपचार है वो सही ढंग से नहीं है। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष PS संगमा ने कहा था कि अपराधियों के सांसद बनने पर कोई कानूनी रोक स्थिति का कारगर उपचार नहीं है, वास्तविक ढंग से उपचार ये नहीं है। इस प्रकार से कोई कानून न तो दोष रहित हो सकता और न ही इस ढंग से समस्या का निदान संभव है। इस संबंध में राजनीतिक दलों में चेतना जागृत की जानी चाहिए कि वे अपने साथ अपराधियों को न जोड़े और न टिकट दें। ऐसा काम करते हुए क्यों अपराधियों को आप बना दो? आप स्वच्छ राजनीति करो, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए। क्यों अपराधी जगत के लोगों को आप प्रोत्साहित करते हो? क्यों आप इसमें इन्वॉल्व करते हो? टिकट ही मत दो जिन्हें ऊपर गंभीर अपराध है। ठीक है, ये है स्थिति। व्यवहारिक स्थिति की दृष्टि से देखा जाए तो संगमा के उपयुक्त विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये तो तथ्य है। राजनीतिक दलों में दायित्व का बोध नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और दायित्व बोध जन्म ले लेगा इस बात की आशा भी कर पाना संभव नहीं है। वे तो किसी भी कीमत पर चुनाव में सफलता और सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा उनके आचरण को मर्यादित करने के लिए कानून आवश्यक है। इसके अतिरिक्त माफिया तत्व निर्दलीय रूप में भी चुनाव न लड़ सके, इसके लिए भी कानून का निर्णय आवश्यक है। कानूनी व्यवस्था क्या हो इस पर पूरी गंभीरता से विचार विमर्श किया जाना जरूरी है। 1999 में राज्यों के मुख्य चुनाव आयोग की वार्षिक बैठक में मुख्य चुनाव तत्कालीन समय थे MS गिल, उन्होंने सुझाव दिया था कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टि से ऐसे आपराधिक मामले हैं उन्हें 5 साल के लिए उन्हें 5 वर्ष या उससे भी अधिक सजा हो सकती है, उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाना चाहिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भी कहा था, उनके अध्यक्ष तत्कालीन N विट्ठल ने कहा था कि सुझाव अधिक ठोस रूप में है। एक व्यक्ति जिस प्रकार नैतिक दुष्टता और फौजदारी अपराध का आरोप है, यानी क्रिमिनल अपराधी है वो, तो न्यायिक सत्ता द्वारा उससे संबंधित FIR या तथ्यों की जांच की जानी चाहिए और न्यायिक सत्ता को प्रथम दृष्टि अपराधी प्रतीत होने पर उसे चुनाव लड़ने से बिल्कुल वंचित कर दिया जाना चाहिए। अब इस संबंध में निर्दोष सिद्ध होने तक दोषी के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होना चाहिए जिस पर आरोप है, जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपना सुझाव दिया। पर देखिए, इस संबंध में पूर्णतः दोष रहित कानून बनाना सरल कार्य नहीं है, लेकिन समस्त आवश्यक गंभीरता के साथ विचार विमर्श लगभग दोष रहित कानून का निर्माण किया जा सकता है और किया जाना चाहिए भी। कानून बनाते समय इस बात को भी दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि वस्तुतः सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता और ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ने से वंचित न हो जाएं। ये भी ध्यान रखना जरूरी है। कानून बनाते समय, उसे लागू करते समय अपराधी प्रकृति के व्यक्ति
वो लड़ाकू राजनीतिक कार्यकर्ता, इनमें अंतर किया जाना चाहिए। न्यायिक सत्ता यह कार्य संपन्न करेगी। सभ्य सुसंस्कृत विश्व का सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को कानून निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जो कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून के बारे में समझ नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को कानून बनाने का मौका क्यों दिया जाए। इस सिद्धांत का अब भारत में भी पालन किया जाना जरूरी है। राजनीतिक अपराधीकरण के प्रश्न में 21वीं सदी के प्रवेश की स्थिति में इतनी खराब हो चुकी है कि आपराधिक प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर कानूनी रोक पहली आवश्यकता है, लेकिन अकेला ये कदम स्थिति संपूर्ण उपचार के रूप में नहीं हो सकती। इसके साथ साथ कुछ अन्य कदम भी उठाने होंगे। हमारे भारत की सर्वोच्च अदालत, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके संबंध में समय समय पर विभिन्न अपने डिसीजन दिए हैं, या फिर जो भी जिस प्रकार से इस आपराधिक गतिविधि से लिप्त लोगों को चुनाव लड़ने से रोक लगाने के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो वो भी बेहद एक आदरणीय उनके जो सुधार हैं स्वीकार करने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे राजनीतिक दल सोचें इस संबंध में कि हम ऐसे अपराधी तत्वों को ज़्यादा पनाह ना मिले, ना आगे बढ़ पाए। अगला है आपराधिक कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता। एक तो क्रिमिनल जो हमारी व्यवस्था है और जो न्याय व्यवस्था है उसमें जो देरी होती है, इसमें सुधार की सबसे बड़ी आवश्यकता है। किस प्रकार से देखिए कि हमारी एक तो आपराधिक कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था आज भी वही है जो लगभग 2 सदी पूर्व अंग्रेजों ने अपनाया था। इस व्यवस्था में न्याय व्यवस्था का मूल तत्व या मुसार तत्व है वो न्याय है, और शीघ्र तथा सर्वस्वरूप न्याय की बलि दे दी गई है। नियम कायदों की खानापूर्ति होती है, प्रक्रिया को समझते हुए उसको समझ लिया जाता है। स्थिति ये है कि निजी अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक 1 करोड़ से अधिक मुकदमे आज भी पेंडिंग हैं। हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पुलिस न केवल संदेह के आधार पर या किन्हीं अन्य कारणों से गिरफ्तार कर लिया और जेलों में इसलिए सड़ रहे हैं कि वे वकील या जमानत की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं है। ऐसे लोगों को जिनका छोटा मोटा अपराध है लेकिन जिंदगी भर जेल में है, उनको कोई जमानत करवाने वाला नहीं है और न वो जमानत दे रहे। ठीक है, ऐसे लोग जिनका पर कोई केवल संदेह के आधार पर जेल में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखो, ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं जिनमें अपराधियों ने दिन दहाड़े सार्वजनिक स्थान पर कत्ल किया, मर्डर किया, गंभीर अपराध किया, लेकिन और अधिक अपराध करने के बाद वो खुले में घूम रहे हैं क्योंकि वे साधन संपन्न है, नामी वकीलों की सेवाएं लेते हैं, क्योंकि वे जाने माने घोषित अपराधी हैं, इसलिए उनके विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं है। निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक यात्रा इतनी लंबी है कि उनमें कई दशक लग जाते हैं। माफिया का कुछ बिगड़ता नहीं, ईमानदार भला व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। इस कानूनी और न्याय व्यवस्था में एक प्रकार की जेड युग की आवश्यकता के अनुरूप न्याय व्यवस्था के साथ तत्व न्याय और शीघ्र न्याय की स्थिति में पहुंचना बहुत जरूरी हो गया। वर्तमान समय में न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायपालिका प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न विभागों को आदेश जारी करके अपने कर्तव्य और दायित्वों से बिल्कुल सचेत कर रही है। स्थिति अच्छी है, लेकिन इसके साथ सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों को अपने दायित्वों के प्रति ऐसी भाषा और तरीकों का निर्देश दिया जाना चाहिए जिससे उनका पालन किया जाए। आपराधिक मामलों में मुकदमे की निपटारे के लिए समय समय निर्धारित की जानी चाहिए कि ताकि जो गंभीर अपराधी हैं उनको 6 महीने के अंदर उनको सजा मिल जाए। ये तथ्य है कि सब कुछ अकेली न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर सकती। साक्षी अधिनियम और अन्य कानूनों में भी परिवर्तन कार्य संसदीय कर सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका न्यायिक ढांचे और व्यवस्था में सुधार के लिए पहल कर सकती है तथा उसे पहल करनी भी होगी। न्यायपालिका द्वारा स्वतंत्र न्यायालय और न्यायपालिका के शुद्धिकरण के लिए सभी संभव प्रयास करने होंगे। अत्यधिक कठोर दंड का प्रावधान अपराध की रोकथाम नहीं करता। अपराधों की रोकथाम इस बात से होती है कि अपराधी को सजा शीघ्र मिले ताकि समाज में अन्य व्यक्तियों को सबक मिल सके। न्याय व्यवस्था का झुकाव अपराधी को बचाव करने की नहीं, उसे दंडित करने पर होना चाहिए। न्यायिक निर्णय के विरुद्ध केवल एक अपील की व्यवस्था होनी चाहिए, जो 2 या अधिक न्याय अपीलों में व्यवस्था बिल्कुल 2 या 2 से अधिक अपील की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः समस्त न्यायिक व्यवस्था को अनावश्यक और जटिल प्रक्रियाओं के बोझ से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार आ पाए तो अपराधियों को नियंत्रित किया जा सकेगा और राजनीतिक अपराधीकरण की स्थिति निश्चित रूप से सुनिश्चित उसमें जबरदस्त तरीके से सुधार हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ी स्थिति में सुधार की इस क्षेत्र में आवश्यकता है।